एक ऐसा केस जो पुलिस के लिए एक चैलेंज बन चुका था। कातिल कौन है, क्यों, इस बात का पता पुलिस नहीं लगा पा रही थी। क्या अंधविश्वास किसी की जान लेने की वजह बन सकता है? एक तांत्रिक का इस केस से क्या लेना देना है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो इस केस को पूरा देखिए। तारीख थी 3 फरवरी साल 2019। रात के करीब 3 बजे राजस्थान के सागवाड़ा से एक शख्स पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और पुलिस से कहता है कि साहब, कंडोला पुल के नीचे एक गाड़ी बेहद बुरी तरह से पलट गई है और उसमें एक औरत भी मौजूद है जो जिंदा या नहीं मुझे नहीं पता। इसके बाद पुलिस उस शख्स से कहती है कि जब तक हम आ रहे हैं तब तक आप नीचे जाकर चेक कर लीजिए, हो सकता है कि शायद उस महिला को मदद की जरूरत हो। लेकिन वो शख्स पुलिस से साफ इनकार कर देता है और उन्हें बताता है कि साहब, ये इलाका बहुत ज्यादा डेंजरस है, यहाँ पर आए दिन अजीबोगरीब चीजें होती रहती हैं, इसलिए मैं नीचे नहीं जा सकता हूँ, बस आप यहाँ पे आके चेक कर लीजिए। ये सुनने के बाद पुलिस की एक टीम फौरन 22 किलोमीटर का सफर तय करके कंडोला पुल के पास पहुंच जाती है और पुल के ऊपर खड़े होकर नीचे का नजारा देखने लगती है। पूरा मुआयना करने के बाद जब पुलिस नीचे उतरती है तो देखती है कि किनारे पर जो कार है वो बेहद बुरी तरीके से पलटी हुई है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये बहुत तेज दौड़ रही थी और अचानक पुल से छलांग लगाकर सीधे नीचे नदी के पास गिरी और पलट गई। इसी वजह से उसमें बैठी जो महिला थी वो भी कार से निकलकर एक चट्टान के पास जा गिरी। शुरुआती जांच में पुलिस को एक नॉर्मल एक्सीडेंट लगता है। इसके बाद पुलिस क्राइम सीन की अच्छे से जांच पड़ताल करती है और फिर चट्टान के पास पड़ी उस महिला के पास जाती है और जब उसे पलट के देखती है तो उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ चुका होता है। उसके चेहरे पर कुछ निशान भी बने हुए होते हैं, साथ ही कई तरह के कट भी लगे होते हैं। महिला के फेस के साथ जो बर्बरता हुई थी, उसे देखकर पुलिस को ये केस अब एक्सीडेंट का नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश का लगता है, क्योंकि किसी ने उसके चेहरे को पूरी तरह से कुचल दिया था ताकि उसकी पहचान ना की जा सके। यानी ये एक्सीडेंट एक सोची समझी साजिश थी और कोई इस महिला को मारना चाहता था। ये सब जानने के बाद पुलिस अब इस महिला की बॉडी को उठाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, जबकि फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए क्राइम सीन पर बुलाया जाता है और पूरे एरिया की नाकाबंदी कर दी जाती है। लेकिन ये महिला थी कौन और इसके साथ इतनी हैवानियत किसने बरती और क्यों? इन सवालों के जवाब पुलिस जानना चाहती थी, लेकिन सबसे जरूरी काम था इस महिला की पहचान करना। हालांकि पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तो भेज दिया था, लेकिन ये महिला कहाँ की रहने वाली है और इसकी पहचान क्या है, इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस पूरी रात मशक्कत करती है और सभी पुलिस स्टेशनों में पूछताछ करती है, इस उम्मीद में कि शायद किसी ने इस महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई हो, पर कोई फायदा नहीं होता। अगले दिन यानी 4 फरवरी 2019 को डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाने में उदयपुर के मयूर कॉम्प्लेक्स से 49 साल की चारुलता थाने में पहुंचकर पुलिस वालों से कहती है कि उनकी जो बहन है वो 3 फरवरी को सुबह 11:30 बजे अपनी बेटी से ये कहकर घर से निकली थी कि वो 1 से 1.5 घंटे में वापस आ जाएगी, लेकिन पूरी रात बीत गई और वो घर वापस नहीं आई और अब 4 फरवरी का आधा दिन भी गुजर चुका है, लेकिन अभी तक उनकी बहन का कोई अता पता नहीं है। पुलिस वालों को जब ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो बीती रात मिली लाश को चारुलता की बहन समझने लगते हैं। पुलिस को लगता है कि हो सकता है जिस महिला की लाश उन्हें बीती रात मिली है वो चारुलता की सिस्टर हो। इसी सोच के साथ पुलिस चारुलता को लेकर मोर्चरी जाती है और उनसे कहती है कि देखिए, क्या ये आपकी बहन है? हालांकि चेहरा बिगड़ा हुआ है, पर आप कपड़ों और इनके जेवर से इनकी पहचान कर लीजिए। चारुलता जब इस महिला की बॉडी और चीजों को देखती है तो वो तुरंत ही पहचान जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि उनकी बहन है, इसलिए वो फूट फूट के रोना शुरू कर देती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब, ये मेरी सिस्टर रिचा है जो 3 फरवरी को गायब हुई थी। अब बॉडी की पहचान तो हो चुकी थी, लेकिन पक्की शिनाख्त के लिए पुलिस अभी भी बॉडी के टेस्ट वगैरह कराती है, जिससे पता चल सके कि चारुलता सच बोल रही है। वहीं पुलिस को अब यह पता लगाना था कि आखिर रिचा की जान कौन ले सकता है, क्योंकि पहली नजर में जब पुलिस ने रिचा की बॉडी देखी थी वो तभी समझ गई थी कि यह एक्सीडेंट का केस तो नहीं है। इसलिए पुलिस अब रिचा की बड़ी बहन से पूछताछ करती है और उनसे पूरी कहानी जानने की कोशिश करती है। तब चारुलता पुलिस को बताती है कि रिचा की उम्र करीब 33 साल है और उसकी एक 12 साल की बेटी भी है जिसका नाम हेमश्री है और उसी ने ही अपनी मौसी को फोन करके बताया था कि मम्मी कहीं मिल नहीं रही है। ये सुनते ही वो पुलिस स्टेशन आ गई। इसके बाद पुलिस चारुलता से पूछती है, क्या आपको किसी पर शक है कि रिचा की जान कौन ले सकता है? इस पर चारुलता पुलिस से अपने भाई और रिचा के पहले पति का नाम लेती है। दरअसल साल 2011 में रिचा की शादी एक शख्स के साथ हुई थी, लेकिन एक बेटी होने के बाद भी इन दोनों के रिश्ते में वो बात नहीं थी जो एक हैप्पी मैरिड कपल के बीच होती है। आए दिन दोनों में लड़ाई झगड़ा होता रहता था, जिस वजह से रिचा ने अपने पति को डिवोर्स दे दिया था और अपनी बेटी को लेकर सागवाड़ा यानी कि अपने मायके आ गई थी।
इसी बीच उनकी मुलाकात मुंबई में रहने वाले परीक्षित शर्मा से होती है और दोनों पहली ही मुलाकात में एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं और शादी करने का फैसला कर लेते हैं, जिसके बाद साल 2016 में ऋचा और परीक्षित शादी के बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन परीक्षित को काम के सिलसिले में मुंबई में रहना पड़ता था, इसलिए 2018 में ऋचा भी अपने दूसरे हस्बैंड के साथ मुंबई शिफ्ट हो जाती है। लेकिन वो बीच बीच में 20 या 25 दिन बाद अपनी बेटी से मिलने सागवाड़ा गांव भी आया करती थी। इसी दौरान परीक्षित की पहली पत्नी को कैंसर हो जाता है और ये बात जब परीक्षित को पता चलती है तो वो उसके आखिरी वक्त में साथ रहने का फैसला करता है और ऋचा को इस बारे में बता देता है, जिसके लिए ऋचा भी खुशी खुशी राजी हो जाती है और परीक्षित से कहती है कि तुम अपनी पहली पत्नी के साथ वक्त गुजारो, तब तक मैं अपनी बेटी के पास सागवाड़ा चली जाती हूँ। अगले दिन ही ऋचा अपना बैग पैक करके सागवाड़ा आ जाती है और अपनी बेटी और पिता के साथ रहने लगती है। इधर ऋचा की जो बड़ी बहन थी चारुलता, वो काफी अमीर थी और ऋचा का भाई भी वेल सेटल्ड था, जबकि ऋचा की लाइफ बहुत ज्यादा उथल पुथल से भरी हुई थी और उनकी एक बेटी भी थी जिसकी जिम्मेदारी ऋचा के कंधों पर ही थी। तो ऐसे में उनके पिता को लगता है कि उन्हें अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा ऋचा को दे देना चाहिए ताकि वो अपनी बेटी की अच्छे से परवरिश कर सके, इसलिए वो अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा ऋचा के नाम कर देते हैं। अब यहाँ पर पुलिस चारुलता से क्रॉस क्वेश्चन करती है और पूछती है कि जब उसके पिता ने ऋचा के नाम अपनी प्रॉपर्टी की तब आपके भाई का क्या रिएक्शन था। इस पर चारुलता पुलिस को बताती है कि मेरा भाई इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था, इसलिए हो सकता है कि ऋचा की जान लेने में उसका हाथ हो। ये सुनते ही पुलिस एक एक करके सभी घर वालों को शक के दायरे में लेती है और सबसे पहले ऋचा के भाई से पूछताछ करती है, पर उससे बातचीत करने के बाद पुलिस को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसने अपनी बहन की जान ली होगी। हालांकि उसे बुरा जरूर लगा था जब पिता ने ऋचा के नाम प्रॉपर्टी कर दी थी, लेकिन उसके पास खुद भी बहुत पैसा है तो वो थोड़ी सी जायदाद के लिए ऋचा को मारने का कदम क्यों उठाएगा। यही सोचकर पुलिस उसे रिहा कर देती है। इसके बाद पुलिस ऋचा के पहले हस्बैंड से सवाल जवाब करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अगर उसे ऋचा को मारना होता तो वो उस टाइम ही उसकी जान ले लेता जब दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा था। इतने लंबे वक्त का इंतजार नहीं करता, इसलिए पुलिस ऋचा के पहले पति को भी आजाद कर देती है। अब शक के दायरे में सिर्फ ऋचा का दूसरा पति यानी परीक्षित शर्मा था, जिसके बारे में पुलिस अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है और तब पता चलता है कि वो तो खुद मुंबई में रहता है। अगर उसे ऋचा को मारना होता तो वो मुंबई में ही उसे मार देता। इस तरह परीक्षित भी इस पूरे सीन से आउट हो जाता है। पुलिस के लिए अब ये केस एक चैलेंज बन चुका था, क्योंकि ऋचा की जान लेने वाला घर का इंसान नहीं था बल्कि किसी बाहर वाले ने उसकी जान ली थी। लेकिन वो कौन है, ये जानने के लिए पुलिस दोबारा उसी एरिया में जाती है जहां ऋचा की बॉडी मिली थी और जब घटना स्थल के आसपास 500 से 600 मीटर के दायरे को अच्छे से खंगालती है तो वहां पुलिस को एक पेड़ दिखाई देता है जिसके पास बहुत सारे काले और लाल धागे बंधे हुए थे। साथ ही सिंदूर और काले रंग की कुछ गुड़िया भी पड़ी होती है, जिन्हें देखते ही पुलिस समझ जाती है कि इस एरिया में काला जादू या तंत्र मंत्र जैसे कुछ रिचुअल किए जाते हैं और हो ना हो इनका कनेक्शन जरूर ऋचा के साथ है, क्योंकि जिस तरह उसकी बॉडी मिली थी वो एक्सीडेंट नहीं था बल्कि किसी ने बेहदी बर्बरता के साथ उसका चेहरा बिगाड़ा था। और जिस जगह ऋचा की लाश मिली थी उससे थोड़ी दूर पर ही ये पेड़ मौजूद था, यानी पेड़ और ऋचा के कत्ल का आपस में कुछ तो कनेक्शन था। लेकिन इस इलाके में ये तंत्र मंत्र की क्रियाएं करता कौन है और उस तांत्रिक का नाम क्या है, ये जानने के लिए पुलिस अब अपनी तफ्तीश शुरू करती है और तब पुलिस को दीपक नाम के एक शख्स के बारे में पता चलता है जो एक तांत्रिक है और ये इलाका उसी की वजह से फेमस है। दरअसल जो लोग अंधविश्वास और काले जादू पर यकीन करते थे वो प्रदीप के पास ही अपनी समस्याओं को हल कराने के लिए आते थे, जिसके बाद प्रदीप इसी पेड़ के पास आकर अपनी तंत्र मंत्र की क्रियाओं को पूरा करता था। पुलिस को प्रदीप के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए वो बिना वक्त गवाए उसके घर पहुंच जाती है और प्रदीप के घर का दरवाजा खटखटाकर उससे पूछती है, क्या तुम इस औरत को जानते हो? इसका नाम ऋचा है। प्रदीप जब ऋचा की तस्वीर देखता है तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन पुलिस को बहुत ही चालाकी से जवाब देते हुए कहता है कि अरे ये तो मेरी शिष्य है जो कई दिनों से मेरे पास आ नहीं रही है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर ये कहाँ गई है। लेकिन पुलिस को प्रदीप पर शक हो गया था, इसलिए वो उसे गिरफ्तार कर लेती है और जब सख्ती से उससे पूछताछ करती है तो प्रदीप तोते की तरह सच उगलना शुरू कर देता है। दरअसल ऋचा की बेटी राजस्थान के जिस स्कूल में पढ़ाई करती थी वहाँ भूपेंद्र नाम का एक शख्स मौजूद था जो असल में इस स्कूल का ट्रस्टी था, जिसे ऋचा की बेटी ने अपनी मौसी को फोन करने के बाद कॉल किया था और बताया था कि मम्मी काफी देर से घर नहीं आई है। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरी कहानी में अचानक भूपेंद्र कहाँ से आ गया, तो आपको बता दें कि ऋचा की भूपेंद्र से अच्छी जान पहचान थी और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। पुलिस को जब भूपेंद्र के बारे में पता चलता है तो वो उसकी कुंडली खंगालना शुरू कर देती है और ये जानने की कोशिश करती है कि क्या ऋचा और भूपेंद्र के बीच कोई संबंध है।
तब पता चलता है कि ऋचा ने 30 लाख रुपए भूपेंद्र को उसके मुश्किल वक्त में दिए थे, जिसके बदले भूपेंद्र उसे एक मोटा इंटरेस्ट दिया करता था। लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता था, इसलिए वो सोचता है कि अगर उसे इंटरेस्ट से बचना है तो ऋचा को रास्ते से हटाना होगा। इसलिए भूपेंद्र प्रदीप से मिलता है और उससे कहता है कि कुछ ऐसा टोना टोटका करो या काला जादू करो जिससे ऋचा मुझसे पैसे मांगने बंद कर दे। तब प्रदीप उससे कहता है कि एक बार मुझे ऋचा नाम की औरत से मिलवा दो। इसके बाद भूपेंद्र बकायदा ऋचा को प्रदीप के पास लेकर जाता है और उससे कहता है कि महाराज, जिस महिला से आप मिलना चाह रहे थे ये वही है। लेकिन वहां पर बैठते ही ऋचा सबसे पहले प्रदीप से ये कहती है, महाराज मैं आपके पास एक दरख्वास्त लेके आई हूँ, क्या आप उसे पूरा कर सकते हैं? इस पर प्रदीप हाँ में जवाब देता है और ऋचा से उसकी इच्छा के बारे में पूछता है। तब वो उसे अपनी कहानी सुनाती है और कहती है कि मेरा जो दूसरा पति है यानी कि परीक्षित, वो अपनी पहली पत्नी के लिए अक्सर परेशान रहता है और ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए आप कोई ऐसा काला जादू कीजिए जिसकी वजह से परीक्षित की पहली बीवी मौत की नींद सो जाए और मेरा पति फिर से मेरे करीब आ जाए। अब परीक्षित की पत्नी तो पहले से ही कैंसर पीड़ित थी। ऐसे में एक दिन उसकी मौत हो जाती है और ऋचा को लगता है कि ये सब प्रदीप ने किया है, इसलिए वो हर दूसरे हफ्ते उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है और अपने परिवार की सभी दिक्कतों के बारे में बताती है। धीरे धीरे जब सब कुछ ठीक होने लगता है तो ऋचा प्रदीप पर ध्यान देना बंद कर देती है और उसके पास जाना भी कम कर देती है। ये देखकर प्रदीप एक रात उसके घर में कुछ हड्डियां फेंक देता है, जिन्हें अगले दिन देखते ही ऋचा बहुत ज्यादा डर जाती है और सीधा प्रदीप के पास पहुंच जाती है और कहती है, बाबा मेरे घर पर कोई काला जादू कर रहा है, इसलिए आप कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि मेरे घर पर ऐसी कोई चीज ना आए। इसके बाद प्रदीप कुछ मंत्र पढ़ता है और हड्डियां आनी बंद हो जाती हैं। बस यहीं से ऋचा और प्रदीप के बीच एक गहरा नाता बन जाता है। वो जो भी कहता है ऋचा आंख बंद करके उसकी बात पर विश्वास कर लेती थी। इधर भूपेंद्र बार बार प्रदीप से कहता है कि वो ऋचा का दिमाग कुछ इस तरह से घुमा दे कि वो उससे पैसे ही ना ले। अब प्रदीप इन दोनों से ही मोटा मुनाफा कमाने के बारे में सोचता है और भूपेंद्र से काम के बदले 1.5 लाख रुपए ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ ऋचा भी प्रदीप को 2.5 लाख रुपए दे देती है, क्योंकि अब वो 30 लाख रुपए के बदले भूपेंद्र से उसके स्कूल का कुछ हिस्सा चाहती थी ताकि जीवन भर बैठकर स्कूल की कमाई खा सके। इसके अलावा वो अपनी दूसरी इच्छा ये जाहिर करती है कि भूपेंद्र को कोई कर्ज देने वाला ना मिले, क्योंकि अगर उसे कोई ऐसा शख्स मिल गया तो वो उससे पैसे लेकर ऋचा का कर्ज चुका देगा और अब वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती है। इस काम के बदले उसने प्रदीप को 2.5 लाख रुपए दिए, पर भूपेंद्र के पास ज्यादा प्रॉपर्टी थी, इसलिए प्रदीप ऋचा को ही रास्ते से हटाने का फैसला करता है और उससे कहता है कि हम चांदनी रात में तंत्र मंत्र करेंगे और वो रात को 12 बजे ऋचा को एक पुल के नीचे आने के लिए कहता है। जिसके बाद रात के 11:30 बजते ही ऋचा अपने घर से निकल जाती है, पर वो अपनी बेटी या घर में किसी भी सदस्य को यह बताकर नहीं जाती कि वो कहाँ जा रही है। इसके बाद रात के अंधेरे में ऋचा पुल के पास पहुंच जाती है, जहां पहले से ही प्रदीप के साथ 2 लोग और मौजूद थे। अब प्रदीप ऋचा से कहता है कि तुम आराम से धीरे धीरे चलकर नदी के पास जो चट्टान है वहां आ जाओ, यहीं बैठकर तुम्हें साधना करनी है। ऋचा भी प्रदीप के कहे मुताबिक चट्टान के ऊपर बैठ जाती है और आंखें बंद करके तपस्या करने लगती है। इसके बाद प्रदीप अपने एक साथी को ऋचा के सर पर डंडा मारने को कहता है, जिसके पड़ते ही वो बेहोश हो जाती है। फिर प्रदीप एक बड़े से पत्थर से उसका मुंह कुचल देता है और उसकी कार को भी उठाकर कुछ लोगों की मदद से पुल के नीचे फेंक देता है, ताकि सभी को लगे कि ऋचा का एक्सीडेंट हुआ है। सारा सच जानने के बाद पुलिस प्रदीप, भूपेंद्र और इनके 2 साथियों को अरेस्ट कर लेती है और इन चारों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ऋचा ने जो किया वो सही किया था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऋचा को मारने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए ये भी लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली केस फाइल्स आपसे मिस ना हो।